वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से जो आपका सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, इसके शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आप समझ सकते हो कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बिल्कुल बिल्कुल करके जाना। 101% आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आप सर्च मार के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को आप विजिट कर सकते हैं अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एक्सेस, ठीक है, एसेस एनी फोर फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था, आपको इसके कुछ फीचर्स बताने होंगे। सो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर एमर्ज्ड आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में जब ये रेवोल्यूशन हुई 1917 में, ठीक है, उसके बाद ये इसका जो है मतलब हुआ यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, काफी ज्यादा ये जो है सोशलिज्म से अट्रैक्टेड थे जितने भी ये रेवोल्यूशनरीज थे, और ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। Thus, this system tried to abolish the institution of private property। और सोवियत सिस्टम में ये था कि भाई प्राइवेट जो है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए, इसको अबॉलिश करो। एंड प्रोमोटेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। और जैसा कि सोशलिज्म में कहा जाता है इक्वालिटी होनी चाहिए। द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गेव प्रायोरिटी टू द स्टेट, स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, और एक पार्टी को ही सब कुछ ज्यादातर राइट्स हो। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और पूरे सोवियत सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को कम्युनिस्ट पार्टी संभालती थी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड बाय द स्टेट, कोई और पार्टी वहां पे अलाउ नहीं थी। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एवरीथिंग वाज प्लान्ड, काफी प्लान तरीके से इकोनॉमी वहां पर थी एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, highlight any three positive and three negative features each of the Soviet system in the Soviet Union। सोवियत सिस्टम के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव फीचर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव फीचर्स बता दूं। सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड, ठीक है, यूएस को छोड़कर ज्यादातर देशों से डेवलप्ड इकोनॉमी थी। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था इनका, नेटवर्क बहुत अच्छा था। एनर्जी के वास्ट रिसोर्सेज थे सोवियत यूनियन के पास, मशीनरी प्रोडक्शन काफी अच्छा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा था, रिमोटेस्ट एरिया विलेज एरियाज तक भी काफी अच्छी कनेक्टिविटी थी। अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि सभी लोग वहां पे खुशी से रहते थे। गवर्नमेंट की सब्सिडीज बहुत ज्यादा मिलती थी। बेसिक नेसेसिटीज काफी अच्छी थी, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छी थी वहां की। स्टेट ओनरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नेगेटिव फीचर्स में इसके क्या था कि भाई सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। देखो काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेट जो थे वहां के, वो एक तो मतलब बहुत करप्ट हो गए थे, ठीक है, अथॉरिटेरियन बहुत ज्यादा हो गया था सिस्टम। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स, और वहां के जो सिटीजन्स थे वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। डेमोक्रेसी जो है लैग करने लगी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो थी नहीं। और मतलब बहुत बारी क्या होता था कि भाई गवर्नमेंट को जो है एक्सपोज किया जा रहा था उनके वहां पे जोक्स वगैरह बनाकर, कार्टून्स बनाकर। सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द वन पार्टी सिस्टम, और एक ही पार्टी का वहां पे भाई पूरा रूल होता था और लोग पक चुके थे इस सबसे। और पार्टी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और लोग जो है वो काफी ज्यादा सप्रेस्ड फील कर रहे थे। सो द सोवियत यूनियन स्पेंट अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैच द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटीज। यूएसएसआर ने ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना लगा दिया था अपनी मिलिट्री के ऊपर, ताकि यूएस को वो कंपटीशन, टफ कंपटीशन दे सके, और ऐसे में वो अपने लोगों को भूल गया। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न कंट्रीज से काफी पीछे चला गया सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मामले में, ट्रांसपोर्ट, पावर, और ज्यादातर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थी अपने सिटीजन्स की वो तो पूरी कर ही नहीं पा रहा था। और अफगानिस्तान में जब इन्वेजन किया सोवियत सिस्टम, ठीक है, सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने 1979 ने अफगानिस्तान के सिविल वॉर में जाकर अपने आप को और ज्यादा मुसीबतों में फंसा दिया। फूड क्राइसिस बढ़ गए, सोवियत इकोनॉमी धीरे 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 कोलैप्स होने लगी। इस तरीके से ये था। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। मैं आपको बहुत सारे फैक्टर्स बता दूंगा। सबसे पहले, फेलियर टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, अपने लोगों की एस्पिरेशंस को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। डोमिनेंट ब्यूरोक्रेसी, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स थे काफी करप्ट थे, काफी डोमिनेंट थे। डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी का डोमिनेंस था।
हैवी एक्सपेंडिचर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स, वेपन्स के ऊपर ही सारा भाई वो खर्चा कर रहे थे। लैग बिहाइंड वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल मतलब पिछड़ता जा रहा था। रशियन डोमिनेंस, 15 स्टेट से मिलकर बना था सोवियत यूनियन, लेकिन डोमिनेंस वहां पे रशिया का था। फॉल ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी धीरे धीरे जो है मतलब गिरती जा रही थी। फीलिंग ऑफ द फ्रीडम इन द पीपल, लोग चाहते थे कि भाई मतलब यहाँ से ये 15 देश जो थे ये इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी थी अब कि भाई अब हमें नहीं रहना सोवियत यूनियन के साथ में। और फिर क्या है, पॉलिसीज ऑफ द गोरबाचेव, गोरबाचेव ने बहुत सारी पॉलिसीज लाकर यूएसएसआर में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी और रिवाइव करना चाहते थे वो इकोनॉमी को। बट ये क्या है कि थोड़ा सा कम्युनिस्ट पॉलिसीज से ये डेविएशन हो गया और वो इकोनॉमिकली जो है ज्यादातर वो कहाँ जा रहे थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सो बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को ये चीज पसंद नहीं आई, इस रिफॉर्म्स को अपोज किया गया, ठीक है। और इस तरीके से 1991 में यूएसएसआर ही भाई आपका खत्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अब जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। सबसे पहले एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर चलता था यूएस और यूएसएसआर के बीच वो खत्म हो गया, क्योंकि भाई जब यूएसएसआर नहीं रहा तो कोल्ड वॉर किसके बीच होगा। बिगिनिंग ऑफ द अमेरिकन हेजिमनी, अमेरिका का ही दबदबा हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। एंड ऑफ द आर्म्स रेस, जो आर्म्स का वेपन्स का कंपटीशन चलता था वो खत्म हो गया। एंड ऑफ द सोवियत यूनियन, जो 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत यूनियन वो खत्म हो गया एट द एंड। राइज ऑफ 15 न्यू कंट्रीज, जो ये 15 कंट्रीज से जो मतलब मिलकर बना था, जब ये खत्म हुआ तो 15 न्यू कंट्रीज का जो है राइज हुआ। रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर का जो सक्सेसर था वो रशिया बना। जितनी भी ट्रीटीज साइन की थी यूएसएसआर ने वो सब अब रशिया को ही आगे जो कंटिन्यू रखनी थी। जितने भी पावर्स थी जैसे कि वीटो पावर एंड ऑल, परमानेंट मेंबरशिप इन, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, वो सब रशिया को मिल गया। ब्लो टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सो यूएसएसआर के खत्म होने के बाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ब्लो लगा। ज्यादातर देश कैपिटलिस्ट जो है वो बनना चाहते थे, इकोनॉमी बनाना चाहते थे अपनी। एमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ये बता दिया है मैंने आपको। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया गया यूएसएसआर के अंदर, ठीक है। यूएसएसआर के खत्म होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई उन एरियाज में। एंड न्यू कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जो न्यू कंट्रीज थी उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, कैपिटलिज्म को अपनाया। और उसके बाद ऑल द ट्रीटीज मेड बाय द यूएसएसआर वर नाउ टू बी परफॉर्म्ड बाय रशिया, जो भी ट्रीटीज यूएसएसआर ने अपने टाइम पे की थी वो अब रशिया को उसको परफॉर्म करना था। और रशिया गॉट परमानेंट मेंबरशिप इन सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने आपको इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं को एक्सप्लेन करोगे। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया ये हेडिंग्स हैं, आप इनको एक्सप्लेन करोगे। और मैं आपको बता दूं मैंने चैप्टर भी पढ़ा रखा है, इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गोरबाचेव टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम एंड द इफेक्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स ऑन द यूएसएसआर। गोरबाचेव क्या रिफॉर्म्स करना चाहते थे, क्या इसके इफेक्ट हुए। सो सम ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोरबाचेव, क्या इनिशिएटिव लिया था उन्होंने। ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज, जिनको हम पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिकंस्ट्रक्टिंग एंड द ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड ओपननेस के रिफॉर्म ये लाना चाहते थे कि ये सोवियत सिस्टम को मतलब रिफॉर्म करना चाहते थे, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, ओपननेस लाना चाहते थे। He stopped the arms race with the US by signing a part to control over nuclear weapons, और ये भाई जो आर्म्स रेस चल रही थी अभी तक यूएस के साथ वो भी खत्म करना चाहते थे। He withdrew Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe, अफगानिस्तान के जो पूरे वॉर में जो यूएसएसआर चला गया था, इंटरवेन किया था, उसको वापस से विद्रॉ कर लिया इन्होंने, ठीक है। और ही हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के यूनिफिकेशन में इन्होंने हेल्प करी। और अभी इसमें से कुछ इनके इफेक्ट जो थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। कॉमन पीपल बिकेम इम्पेशेंट, जब कोई भाई उंगली देता है तो हाथ ही पकड़ लेते हैं लोग, तो इनके रिफॉर्म्स की वजह से लोगों के अंदर जो है पेशेंस खत्म हो गया, ओपननेस की बहुत ज्यादा भावना आ गई भाई। और रिकंस्ट्रक्टिंग सिस्टम जो है वो मतलब सिस्टम का रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी लोग चाहते थे हो जाए, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की, इसमें यही बताया गया था कि रिकंस्ट्रक्शन होगा और ओपननेस लाया जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स एंड कम्युनिस्ट हार्ड लाइनर्स डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट दीज पॉलिसीज, जो ब्यूरोक्रेट्स थे यूएसएसआर के और जो पॉलिसी मेकर्स होते थे या जो बड़े बड़े नेता थे कम्युनिस्ट, उनको ये पॉलिसीज अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी और उनको लग रहा था कि हमारी लग्जरीज खत्म हो जाएंगी अगर जो अभी तक मजा आ रहा है वो नहीं आएगा।
एज अ रिजल्ट गोरबाचेव हैड टू सफर, और भाई गोरबाचेव को सफर करना पड़ा, एंड ही रिजाइंड, उनको रिजाइन भी करना पड़ा, एंड अ कॉप टुक प्लेस इन 1991, और भाई हो गया तख्ता पलट, कॉप हो गया, और बस फिर उसके बाद क्या था भाई, यूएसएसआर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे चला गया। गोरबाचेव्स रिफॉर्म पॉलिसीज गियर्ड अप नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आने लगी लोगों के अंदर, क्योंकि 15 देशों से मिलकर बना था, तो हर देश अब चाहने लगा कि अपनी सोवरेनिटी हो, ठीक है, अपना अलग रिपब्लिक बनाओ, जैसे रशिया और जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, तो हर देश में एक ऐसी भावना आने लगी, फीलिंग्स आने लगी। पीपल प्रेफर्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लोगों को ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छी लगने लगी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, ठीक है। Give any three examples to show that most of the former Soviet republics were prone to conflicts and tension. Conflict, tension, चेचन्या, दागिस्तान, कोई भी ऐसा सवाल आता है तो उसका आंसर यही होगा। नंबर 1, चेचन्या एंड दागिस्तान, यहाँ पे वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चले। रशिया वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स मेथड ऑफ सप्रेशन विच लेड टू ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन, रशिया बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहा था, जिसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी कहा गया। तजाकिस्तान एक्सपीरियंस अ डिकेड लॉन्ग सिविल वॉर, 10 साल तक सिविल वॉर चलता रहा तजाकिस्तान के अंदर। जॉर्जिया ऑल्सो फेस सिविल वॉर, जॉर्जिया में सिविल वॉर चलता रहा, इंडिपेंडेंस वहां पे लोग चाहते थे। देयर वर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, जो पहले से यहाँ पे जो शासन चल रहा था, जो रूलर्स थे, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे मूवमेंट्स चलने लगी। यूक्रेन, किर्गिस्तान, अजरबैजान, और बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर वर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स, जो पहले यूएसएसआर में ही एक मेंबर कंट्रीज थे, वो आपस में अब लड़ने लगे रिवर वाटर्स को लेके। सो दिस लेड टू इनस्टेबिलिटी, और इनस्टेबिलिटी आ गई और लोगों की लाइफ जो है वो डिफिकल्ट हो गई। डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या थी कि भाई सोशलिज्म को छोड़कर कैपिटलिज्म की तरफ जाना आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जितने भी जो फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट्स थे वो अब जा रहे थे कैपिटलिज्म की तरफ, और कलेक्टिव फॉर्म्स को प्राइवेट फॉर्म्स के रूप में रिप्लेस कर दिया गया, कैपिटलिज्म आ गया एग्रीकल्चर में, और जितने भी स्टेट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस थे उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट कंपनियां आ गई, इंडस्ट्रीज जितनी भी थी वो सब बेच दी गई, सेल कर दी गई, इसको हिस्ट्री की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है, ओके। और इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया गया, कंपनीज को, एंड जो ब्यूरोक्रेट्स थे पैसे वाले उन्होंने खरीद ली इंडस्ट्रीज। सो ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम, पहले का सिस्टम क्या था, वेलफेयर सिस्टम था, लोगों का भला होता था, कल्याण होता था, अब ये चीज बिल्कुल भी नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन में लोग जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ चले गए। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं आपको मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मेन क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वही मैं आपको करवाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग से क्या समझते हो, इसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, ये न्यू टॉपिक है, आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। सो अरब स्प्रिंग में क्या है भाई, ट्यूनेशिया एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका की, एंड जाइन अल अब्दीन बेन अली वहां के प्रेसिडेंट थे 1987 से, और एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी वहां की। मीडिया के पास कोई भाई वो नहीं था कि सब कुछ ऐसे मतलब दिखा सके, ठीक है, कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो ड्यू टू दीज थिंग्स पीपल वर सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज, बहुत अत्याचार होते थे लोगों के ऊपर, कोई लोगों को जस्टिस नहीं मिलता था। सो अरब रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ कि जब एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद बौजीजी था, उन्होंने अपने आप को आग लगा दी, सुसाइड कर लिया, बिकॉज ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज बोर्न ऑन 29 मार्च 1984 इन ट्यूनेशिया। उनके फादर भी बहुत ही छोटी उम्र में जब वो भाई वो थे, उसी टाइम उनके फादर की डेथ हो गई थी। सो एट द एज ऑफ 10 ही यूज्ड टू सेल फ्रूट्स सेलर थे वो, ठीक है। और बस उसके बाद जब वो पुलिस के पास जाते हैं कोई लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करने, और उनको भाई वहां पे पता चलता है कोई और ही उनकी जगह पे दुकान लगा रहा है, पुलिस से हेल्प मांगने जाते हैं, पुलिस उनको और डराती धमकाती है, उनको और मारती है। सो ये चीज को वो मतलब काफी ज्यादा उनको हर्ट होता है, और उसके बाद वो अपनी जान ले लेते हैं। सो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बौजीजी नो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स वर टेकन, सो इसलिए एंगर आया लोगों के अंदर, लोग जो थे ट्यूनेशिया के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए। सो लगातार प्रोटेस्ट बढ़ती रही तो कर्फ्यू इम्पोज किया गया, और एट द एंड बेन अली को रिजाइन करना पड़ा। लोग रिवोल्ट क्यों कर रहे थे, कॉजेस क्या थे, एक तो एंगर था लोगों का, डिक्टेटरशिप थी बहुत ज्यादा वहां पे ट्यूनेशिया में, इसलिए लोग जो है अरब स्प्रिंग में आए। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पोवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, सुसाइड किया था मोहम्मद बौजीजी ने, इस वजह से भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे। सो आफ्टर द सक्सेस ऑफ
द मूवमेंट इन ट्यूनेशिया, द मूवमेंट ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ अफ्रीका एंड अरब कंट्रीज, धीरे धीरे आसपास की कंट्रीज में भी ये फैल गया। और एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, देखो हर कंट्री में तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हाँ ट्यूनेशिया में और बहुत सारे आस पड़ोस की कंट्रीज में इसको सक्सेस मिली। इन सम कंट्रीज लीडरशिप चेंज हुई, और प्रेसिडेंट बैन अली जो था उसको रिजाइन करना पड़ा। इन अल्जीरिया द 19-year-old इमरजेंसी वाज लिफ्टेड, ये हटा दी गई। इन जॉर्डन किंग अब्दुल्ला dismissed the prime minister and his cabinet, okay, and economic concessions were made by the rulers in Saudi Arabia and Oman। ये सब consequences थे अरब स्प्रिंग के, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। So overthrow of the president Hosni Mubarak, who was later convicted of corruption and ordered to stand trial for ordering the killing of protesters, ठीक है, तो इनको भी हटा दिया गया होसनी मुबारक को। So this uprising has resulted in civil war, और इसकी वजह से सिविल वॉर्स होने लगे लगातार, और जो ये गवर्नमेंट्स थी ट्यूनेशिया की, इजिप्ट की, लीबिया की, ये धीरे धीरे इनको ओवरथ्रो कर दिया गया, और यही मेन कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे अरब स्प्रिंग के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।